स्पीकर मेरा स्पीकर बंद करिए। बोल।
वीडियो वायरल। सरकार और जिला प्रशासन स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लाख दावे करे, पर हकीकत जब तब सामने आती रहती है। जिला प्रशासन द्वारा डीएमसीएच में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के दावे जोर शोर से किए जाते रहे। या तो बर्बाद कर दो, या तो बर्बाद कर दो, या तो बर्बाद कर दो। या तो बर्बाद कर दो, या तो बर्बाद कर दो, बर्बाद कर दो, या तो बर्बाद कर दो, या फिर आबाद कर दो। वो गलत था ये सही है, झूठ ये आज कह दो, इतना एहसान कर दो, इतना एहसान कर दो, पूरे अरमान कर दो। लब पे आकर जो रुके हैं भाई वो हर्फ।
अच्छी जानकारी। सर प्रणाम, कैसे हैं? सर प्रणाम। आवाज नहीं है। घनू घनू, और देखो सब कुछ ऑन है। हम घनू घनू बोले आया होगा क्या? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखिए खींचिए। और सुने नहीं आवाज पूरा पर नहीं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अभी जाओ। नोटिस भाग लेकी आवाज कहाँ, कुकुर आवाज कहाँ सुन है? सर मैं गणेश बोल रहा हूँ, आपका ऑडियो क्लियर है सर। अच्छी से लागल छै ना। मोबाइल चार्ज भऽ रहल छै ना? गुड आफ्टरनून। गुड मेरी आवाज आ रही है? आफ्टरनून जी सर, जी सर। ये आज का जो आपका क्लास है, आज का जो आपका क्लास है वो AECC 2 एबिलिटी इन्हांसिंग कंपलसरी कोर्स 2, जो कि सभी विषय के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए है। और इसमें नैतिकता और नीति शास्त्र के विषय में ये पूरा सिलेबस है, उसका एक सेक्शन मुझे दिया गया है। तो मुझे जो आज डील करना है, एक बात तो है नैतिकता और नीति शास्त्र या आचरण शास्त्र कर लीजिए, ये क्या है, एक चीज तो ये देखना है। 3 एस्पेक्ट हमको डील करना है आज। तो पहला ये हुआ नैतिकता और नीति शास्त्र या आचरण शास्त्र, या कभी कभी आचरण शास्त्र के अंतर्गत आचार संहिता भी आ जाता है। तो ये टर्म है। और ये इसमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, एक चीज तो ये देखना है। दूसरा सेक्शन है इसका, दूसरा सेक्शन है जो इथिक्स में नीति शास्त्र और संगठन, इस दोनों में क्या संबंध है। 2 बात हो गई। और तीसरी बात ये देखना है, तीसरी बात ये देखना है जो भी कोई भी संगठन है या कोई भी व्यावसायिक संगठन या कोई भी संगठन है, मान लीजिए उसमें नियोक्ता और कर्मचारी होते हैं, जो उसको कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है कुछ खास मकसद के लिए, उस संगठन में काम करने के लिए। तो नियोक्ता बना हुआ एम्प्लॉयर और कर्मचारी, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं वो, इस दोनों के क्या अधिकार कार्य हैं, ये 3 चीज आज के क्लास में देखना है हम लोगों को। तो हम लोगों ने कई बार गौर किया है, जो नैतिकता और आचरण शास्त्र दोनों को समानार्थक रूप में कई बार प्रयोग में लाया जाता है, परंतु दोनों में कुछ समानताएं अवश्य हैं, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों में असमानताएं भी हैं। तो
नैतिकता और नीति शास्त्र दोनों का संबंध मनुष्य के स्लाइड शो नहीं हो सकता है सर? स्लाइड तो हम नहीं बनाए हैं, हम जिस तरह लेक्चर देते थे पिछले बार आप लोगों को 1 महीना तक, उसी तरह से हम रख देंगे। अच्छा उसमें उसमें और मेहनत करना पड़ा थोड़ा सा, तो आपके ही अगली बार से ऐसा होगा। जी 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 ओके सर, कंटिन्यू सर। नैतिकता और नीति शास्त्र दोनों का संबंध मनुष्य के सही आचरण और गलत आचरण से। नैतिकता और नीति शास्त्र दोनों शब्द का कई बार समानार्थक ढंग से प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में समानता के साथ साथ असमानताएं भी हैं। मनुष्य के व्यवहार एवं आदत के सिद्धांत जो सही एवं गलत आचरण का निर्णय करता है और जिनका स्रोत मनुष्य का अंतःकरण है और यह व्यक्तिगत है, वस्तुतः नैतिकता है। तो नैतिकता की पहली बात यह है कि सब्जेक्टिव है, विषय परक है, यह आपके अंदर से आती है, जो क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय खुद आप करते हैं, इसमें दूसरे का कोई बात नहीं है, इसमें आंतरिक है, ये आपका कंसाइंस है, आपकी अंतःचेतना है जो कि निर्णय करता है आपकी नैतिकता के बारे में, नैतिकता की समझ के बारे में। तो ये व्यक्तिगत है, विषय परक है। मनुष्य के गलत या सही आचरण का निर्धारण जब वह होता है जो हम ये निर्णय नहीं करते हैं, कोई संगठन या कोई भी दूसरा बाहरी स्रोत वो निर्णय करता है जो हमारे लिए क्या सही आचरण है या क्या गलत आचरण है, तो उसको हम नीति शास्त्र कहते हैं। नीति शास्त्र एक तरह का, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको, ये एक तरह का आचरण का नियम है। तो जैसे कि आप देखते हैं जितने भी वकील हैं उनका अपना एक एथिक्स है, नीति शास्त्र है, उसका आचार संहिता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जितने डॉक्टर्स हैं, मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उन लोगों के लिए अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, या आप कह सकते हैं जो उनके लिए क्या एथिकल प्रैक्टिस क्या है, इसके लिए निर्धारण करता है मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये सामूहिक है और वाह एक्सटर्नल है। तो ये जो नीति शास्त्र है उसका स्रोत वाह है, एक्सटर्नल, आंतरिक है, इंटरनल है, मनुष्य की अंतर। नीति शास्त्र जैसा कि मैंने बताया आपको, ये किसी विशेष समूह का, किसी विशेष वर्ग के मनुष्यों का हमारी क्या समझ है, क्या गलत है क्या सही है, ये नैतिकता है। नैतिकता आंतरिक प्रतिबद्धता है, ये इंटरनल है, जबकि नीति शास्त्र अपनी परिभाषा के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। और एक दो और महत्वपूर्ण बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता था। जहां तक अंतर की बात है, तो कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य नीति शास्त्र का पूरा अनुसरण करते हुए, अपने आचरण संहिता का पूरा अनुसरण करते हुए भी अनैतिक हो सकता है, और कोई व्यक्ति पूरा नैतिक होते हुए भी कुछ अनैतिक कर सकता है अगर उसकी आचार संहिता ये डिमांड करती है उससे। किसी के लिए पर कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन तो वकील साहब की नैतिकता यह है जो मर्डर करना या किसी का हत्या कर देना ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इसका सजा मिलना चाहिए, इसको हर हाल में रोकना है, ये अच्छी चीज नहीं है, ये वकील साहब की नैतिकता है। लेकिन जब कोई मर्डर का जो अभियुक्त है, जो खूनी है, मान लीजिए उसका केस अगर वो टेकअप करते हैं, तो उनको हर हालत में उसका बचाव करना है, भले उनको थोड़ा झूठ बोलना पड़े लेकिन अपने क्लाइंट का बचाव करना वो उनका एथिक्स। तो इसलिए वहां पर कन्फ्लिक्ट है। जो वकील साहब की मॉरलिटी ये है कि मर्डर करना खराब चीज है, लेकिन उनका एथिक्स ये कहता है, लॉयर्स का जो एथिक्स है वो ये कहता है कि आपके पास जो भी क्लाइंट आया है, अगर आप उसके केस को टेकअप करते हैं तो अंत तक आपको पूरी सामर्थ्य के साथ उसका बचाव करना है, उसको बचाना है। ये उनका एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के लिए, मान लीजिए जो मेडिकल प्रोफेशन में है, किसी डॉक्टर की मान्यता हो सकती है जो कोई पेशेंट अगर बहुत तकलीफ में है, वो रिकवर नहीं कर सकता है, तो उसको मरने का अधिकार है, लेकिन उसका एथिक्स जो है, उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है मेडिकल प्रोफेशन का, वो उसको मना करता है कि आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, आप वो इंजेक्शन नहीं दे सकते जिससे कोई मर जाए। इसलिए वो अपने एथिक्स से बंधा हुआ है, इसलिए चाहते हुए भी किसी पेशेंट को मार नहीं सकता, क्योंकि उसका एथिक्स, उसका जो नीति शास्त्र है, उसका आचार संहिता इसकी इजाजत उसको नहीं देता है। तो इस प्रकार
नैतिकता और नीति शास्त्र दोनों में समानता होते हुए भी असमानताएं हैं। और मेरा ये भी आग्रह है, जो आप जो भी पढ़ते हैं, या पहले भी जो मैं पढ़ाता था पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, तो मैं कुछ किताब का नाम देता था जिनको जो मौका मिल सके या पढ़ सके, या कम से कम आपको मालूम होना चाहिए इस पर ये किताबें अवेलेबल हैं। तो मेरा ये भी आग्रह है कि आप लोग कुछ 2-3 किताब का नाम लिख लीजिए। तो एक किताब है, किताब का नाम है एथिक्स कॉलन द फंडामेंटल्स। एथिक्स कॉलन द फंडामेंटल्स। इसके इसकी लेखिका है जूलिया ड्राइवर, JULIA DRIVER, जूलिया ड्राइवर। एक किताब तो ये है। दूसरी किताब है प्रैक्टिकल एथिक्स। प्रैक्टिकल तो आप जानते ही है, प्रैक्टिकल एथिक्स। इसके लेखक है पीटर सिंगर, PETER, पीटर सिंगर, SINGER, पीटर सिंगर इसके लेखक है। एक किताब हिंदी माध्यम में है, किताब का नाम लगता है अंग्रेजी जैसा, लेकिन वो किताब है हिंदी माध्यम में। नीति शास्त्र टू द पॉइंट, नीति शास्त्र टू द पॉइंट किताब का नाम है। इसके 2 लेखकों ने मिलकर लिखा है। एक है सुनील अग्रहरि और दूसरे हैं RK जैन। सुनील अग्रहरि और RK जैन दोनों ने मिलकर लिखा है नीति शास्त्र टू द पॉइंट। इसके प्रकाशक है आरोही प्रकाशन, दिल्ली। इन किताब में से अगर आप कुछ पढ़ सकते हैं, कहीं मिलता है तो अच्छी बात है और क्लियर हो जाएगा। सर क्या बोले? सुनील अग्रहरि और दूसरा RK जैन। लास्ट वाले का नाम बताइए तो फिर से, बुक का नाम, लास्ट बुक का नाम। नीति शास्त्र टू द पॉइंट। हिंदी में देखिए, टू द पॉइंट, आकार ई नोटा संयुक्त। नीति शास्त्र टू द पॉइंट ये किताब का नाम हुआ। इसके 2 लेखक हैं, एक है सुनील अग्रहरि, दूसरे हैं RK जैन। RK जैन एक किताब को प्रकाशित किया है आरोही प्रकाशन, दिल्ली में। एक किताब और है, दूसरे सेक्शन जो है आपका उससे मिलता जुलता है, वो नैतिकता और संगठन। नैतिकता और संगठन ये संपादित किताब है, एडिटेड बुक है। इसके संपादक है मार्टिन पार्कर। ये हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है, हिंदी माध्यम वाला ही मैं लिखा रहा हूँ। अंग्रेजी में किताब है, उसका हिंदी रूपांतर भी हो चुका है। मार्टिन पार्कर, MARTIN, मार्टिन वही अंग्रेजी में, पार्कर, पाकर क पर रेप छोटा रो, मार्टिन पार्कर। और किताब प्रकाशित हुआ है ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, इंग्लैंड से। राइट, ये हो गया। तो आप लोगों ने नैतिकता और नीति शास्त्र, देखिए नैतिकता जो है अंग्रेजी का शब्द है मॉडलिटी, उससे निकला है। वो किससे निकला है? वो निकला है लैटिन भाषा के शब्द है मॉस, MOS, मॉस, उससे निकला है। तो उसका अर्थ होता है कस्टम। उसका अर्थ होता है कस्टम, CUSTOM, कस्टम। कस्टम मतलब प्रथा। और इथिक्स निकला है ग्रीक वर्ड से, यूनानी भाषा के शब्द से निकला है। इथोस, ETHOS, इथोस, इस भाषा से निकला है वो इथिक्स जिसका हिंदी हुआ नीति शास्त्र। तो इथोस का अर्थ होता है कैरेक्टर, चरित्र। तो हमने जो अभी डिफ्रेंसिएशन, अभी अंतर करने के प्रयास किया, कोशिश किया है, तो वो आधुनिक है। प्राचीन काल में हो सकता है ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा हो या इंटरचेंजेबल है, लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये 16वीं शताब्दी के बाद ये क्लियर होता गया, जैसे जैसे व्यवसाय बढ़े, प्रोफेशन बढ़े, बहुत सारे व्यवसाय आने लगे औद्योगिक क्रांति के बाद। हर प्रोफेशन के लिए, हर व्यवसाय के लिए कुछ आचरण के नियम को तय किया गया। तो ये क्लियर हुआ जो उस प्रोफेशन में जो लोग काम करते हैं, उस व्यवसाय में जो लोग काम करते हैं, वो इसका अनुपालन करेंगे। और नैतिकता जो है
वो तो कभी कभी उसके साथ मेल खाती भी है, कभी कभी मेल उसके साथ नहीं भी खाती है। वो मनुष्य का आंतरिक है, आंतरिक कन्विक्शन है, कमिटमेंट है, जो हमारी जो समझ है क्या गलत है क्या सही है उसके बारे में। तो ये है नैतिकता, एक ब्रॉडर चीज है, एक 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 बृहत अवधारणा है। नैतिकता एक बृहत अवधारणा है और उसके अंतर्गत ही ये नीति शास्त्र आता है ना। उसका एक सेक्शन हुआ किसी खास वर्ग के, समाज के किसी खास हिस्से के लिए, किसी खास वर्ग के समूह के लोगों के लिए वो अलग अलग एथिक्स होता है ना। जो एथिक्स मेडिकल प्रोफेशन का होगा वो लीगल प्रोफेशन का नहीं होगा। सब प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग एथिक्स उससे बनाए जाते हैं। तो ये सब मैंने नैतिकता और नीति शास्त्र पर जो मेरे समझ में आया। देखिए मैं इस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने सोचा कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं ताकि आप उसको डेवलप कर सकते हैं, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें नैतिकता और नीति शास्त्र के संबंध में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे सेक्शन में जाएंगे। दूसरा सेक्शन हमारा है नैतिकता, फिर से जो रिपीट कर दीजिए सर। नैतिकता, अच्छा नैतिकता, ठीक है जी जी। नैतिकता जो है ये आपकी जो संस्कृति है, आपकी संस्कृति से नीति शास्त्र और नैतिकता दोनों प्रभावित होती है। लेकिन नैतिकता अल्टीमेटली क्या है, जो कभी कभी आपके संस्कृति के बाहर भी जा सकती है, कभी कभी इथिक्स के बाहर भी जा सकती है। ये आपका व्यक्तिगत समझ है, सोच है, जो क्या चीज सही है, क्या करना सही है, कौन सा आचरण सही है, कौन सा आचरण गलत है, ये बिल्कुल आपका व्यक्तिगत है, विषय परक है, सब्जेक्टिव है, आंतरिक। ठीक है, क्लियर है? जी सर, जी सर। जबकि नीति शास्त्र जो है वह है, एक्सटर्नल है, दूसरे के द्वारा आरोपित किया जाता है, किसी खास वर्ग या किसी खास समूह के लिए होता है, वो एक सामूहिक मान्यता है। यस सर। ठीक है, ये क्लियर है? यस यस सर। नैतिकता और नीति शास्त्र, ये क्लियर है। अब दूसरा सेक्शन है जो एथिक्स जो है, नीति शास्त्र और संगठन। तो संगठन के बारे में तो आप जानते हैं ना, मैंने जो खास करके पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई होती है। संगठन, तो संगठन में क्या होगा, हायरार्की होगा, पदसोपान होगा, कामों का बंटवारा होगा, सब में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होगा, समन्वय होगा, नीचे वाले ऊपर वाले को रिपोर्ट करेंगे। तो संगठन तो वो हम लोग जो पढ़ते हैं वो ज्यादा प्रशासनिक है। यहाँ संगठन का आशय सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, प्रशासनिक भी है, इसके साथ साथ व्यावसायिक संगठन भी हो सकता है, उसका उद्देश्य कुछ दूसरा होता है ना। तो संगठन को हम यहाँ पर बृहत रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जो व्यावसायिक संगठन भी हो सकता है अधिकांश, और प्रशासनिक भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है। तो इस संगठन में नैतिक मानकों का कैसे आप पता करेंगे, या ये भी आप कह सकते हैं जो संगठन का जो सिद्धांत है और संगठनात्मक व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसको अगर आप समझना चाहते हैं, इसको अगर समझना चाहते हैं, उसका एक तरीका है जो नीति शास्त्र या नीतिगत चीज जो है, उसका नीतिगत और राजनीतिक आयाम, इस एंगल से, इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे किसी संगठन के सिद्धांत को या संगठन के व्यवहार को, तो आपको समझने में सहूलियत होगी उस संगठन को। एक देखने का तरीका ये भी है जो उसकी क्या क्या नीतियां हैं, नीतिगत निर्णय, नीति शास्त्र के हिसाब से वो कितना फॉलो कर रहा है, कितना फॉलो नहीं कर रहा है। इस तरह से अगर आप देखना चाहते हैं किसी संगठन को, किसी संगठन के व्यवहार को एज ए होल, तो आपको उससे सहूलियत होगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात है जो संगठनात्मक नीति शास्त्र या आप संगठनात्मक आचरण शास्त्र और संगठनात्मक संस्कृति में अन्योन्याश्रय संबंध है। किसी भी संगठन का, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, जो बड़े बड़े कंपनी है, जैसे टाटा का है, हमारे टिस्को है जमशेदपुर में, टाटा आयरन स्टील कंपनी, तो उसकी जो है संगठनात्मक संस्कृति, कॉर्पोरेट कल्चर, वो बनते बनते बनी है। अगर आप किसी भी संगठन का संस्कृति को समझना चाहते हैं,
आप उसका जो अंडरलाइन, उसमें जो अंतर्निहित नीतियां, जो वैल्यूज, जो मूल्य छुपे हुए हैं, नीतियां मुख्य रूप से मूल्य से संबंधित है। क्या अच्छा है? ईमानदारी अच्छा है, सच बोलना अच्छा है ना, मेहनत करना अच्छा है, लोगों की हेल्प करना अच्छा है। तो ये जो है, आप अगर उसकी नीतियों को देखेंगे और उस नीतियों पर उस संगठन में काम करने वाले लोगों ने लगातार अनुसरण किया है, तो उसकी संगठनात्मक संस्कृति अलग होती है ना। किसी खास नीतियों पर काम करके लगातार अगर चल रहे हैं, उससे कोई संगठन चल रहा है, उसके सभी कर्मचारी चल रहे हैं, तो कालांतर में इन कोर्स ऑफ टाइम सो उस संगठन की एक विशिष्ट संस्कृति बन जाती है, संगठनात्मक संस्कृति बन जाती है। इसलिए यहाँ हम ये कहना चाहते हैं, जो संगठनात्मक नीति शास्त्र और संगठनात्मक संस्कृति में बहुत गहरा संबंध है ना, एक दूसरे का डिपेंडेंट है, जिसको कहते हैं अंतःनिर्भरता, अंतःनिर्भर है। संगठनात्मक नीति शास्त्र किसी संगठन के, संगठनात्मक नीति शास्त्र किसी संगठन के मूल्यों को उसके कर्मचारियों के द्वारा एवं संस्थागत रूप में व्यक्त करती है। आप समझ गए? संगठनात्मक नीति शास्त्र, ऑर्गेनाइजेशनल इथिक्स, वो क्या करता है? उस संगठन के मूल्यों को, वैल्यूज को उसके कर्मचारियों के द्वारा, उसके कर्मचारी जो काम करते हैं किस तरह से किस रूप में काम करते हैं, किस रूप में लोगों को देखते हैं, किस रूप में अपने सहकर्मियों को देखते हैं, और एज ए होल संस्था के रूप में वो व्यक्त होता है ना। तो ये पता चल जाएगा किसी संगठन में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा जो संगठनात्मक नीति शास्त्र का कितना अनुपालन हो रहा है या किस तरह का है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, जो इसको रिलेट करेंगे इथिक्स को ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कोई भी जो इथिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो कि नीति शास्त्र पर चलने वाला संगठन होगा, ठीक है, कोई भी, वो क्या करेगा? उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी? उसकी विशेषताएं होंगी तो वो सभी कर्मियों को समान अवसर प्रदान करेगा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सभी अपने कर्मियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। वो दूसरा काम क्या करेगा? वो पर्यावरण के दायित्वों को निर्वहन करेगा। पर्यावरण के दायित्व मतलब हर जगह, हर देश में लगभग पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ कंडक्ट निर्धारित किए गए हैं, उसका अनुपालन अगर वो करता है जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रह सके, तो ये चीज वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा है जो कंज्यूमर ग्रीवांस रेड्रेसल, इसका मतलब ये हुआ जो उसके जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के शिकायतों का निवारण, है ना, उपभोक्ता के शिकायतों पर ध्यान देना और उसको यथाशीघ्र उचित निवारण करना, ये करेगा। और तीसरा है जो एक कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन है, मान लीजिए कॉर्पोरेट प्रशासन, प्रशासनिक संस्कृति डेवलप करेगा वो, जो कि औरों से भिन्न होगा। ये चार कैरेक्टरिस्टिक है उसका, जो अगर कोई इथिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो। सर 4 में क्या बोले? आए 4 में जी सर। ये हुआ कॉर्पोरेट प्रशासनिक संस्कृति। सर चारों को फिर से एक बार बता दीजिए तो लिखने के लिए। सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करना, एक हो गया। दूसरा, पर्यावरण संबंधी दायित्वों का अनुपालन करना, 2 हो गया। तीसरा, उपभोक्ताओं के शिकायतों का निराकरण करना, निवारण करना। चौथा हो गया कॉर्पोरेट प्रशासनिक संस्कृति का निर्माण करना, कॉर्पोरेट प्रशासनिक संस्कृति का निर्माण करना, ये चौथा था। फोर्थ, ठीक है, ये चौथा था। अब एक व्यावसायिक संगठन में नैतिक मानकों के 3 स्तर होते हैं, 3 या 4 स्तर होते हैं, ठीक है। तो एक व्यावसायिक संगठन में, व्यावसायिक कहने का मतलब हुआ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, क्या मोरल या क्या नैतिक उसका मानक, क्या इथिकल उसका स्टैंडर्ड है, इथिकल स्टैंडर्ड क्या है ना, इथिकल मानक क्या है,
उसको आप कैसे पता करेंगे? तो पहली बात यह है जो उस देश में कोई भी संगठन काम करता है, किसी देश में करता है, तो उस देश में जो स्थापित कानून है, लॉ है, उसका अनुपालन वो करता है कि नहीं करता है। पहली चीज तो ये है, जैसे कि मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में हो, सरकार को टैक्स देने के बारे में हो, तो जो सरकार के जो कानून है उसका अनुपालन वो करता है कि नहीं करता है, ये चीज देखा जाता है। पहली चीज, आप कानून का अनुपालन कितना अधिक करते हैं। अगर आप इथिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो, है ना, एक हुआ। दूसरा है जो उसकी जो आंतरिक नीतियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, आंतरिक नीतियां और प्रक्रियाएं हैं किसी भी संगठन का, है ना, उसमें किस हद तक समावेश किया गया है। आप ये देखो, वो जो हर साल पॉलिसी बदलता रहता है संगठन का, ठीक है, उसकी प्रक्रियाएं, प्रोसीजर है, कैसे फाइल मूव होगा, कैसे कोई निर्णय लिया जाएगा, तो उसमें नीति शास्त्र के मूल्यों का अनुसरण किया गया है या नहीं किया गया, ठीक है। क्योंकि अच्छा, हम अब बताएंगे आगे। तीसरा है, मान लीजिए परिणाम। अगर मान लीजिए ये सब अगर हो रहा है तो वो परिणाम भी अच्छा देगा। परिणाम अच्छा देगा कहने का मतलब ये हुआ, जो प्रॉफिट भी देगा और उसकी साख बढ़ती जाएगी, उस संगठन की साख धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर कोई संगठन है जो सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देता है, कानून का उल्लंघन करता है, नीति शास्त्र की अवहेलना करता है, तो अक्सर उसके कर्मचारी उस पर मुकदमा कर देंगे, है ना, सरकार के नजर में फंस सकता है, पुलिस केस भी हो सकता है उस पर, है ना, कि कानून तोड़ रहा है, वो कानून तोड़ रहा है ना। उसके जो कर्मचारी उस पर मुकदमा दायर करेंगे, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको गलत तरीके से निकाल दिया गया, है ना। जो सही काम करने वाले हैं उसको उचित पैसा नहीं मिलता है, जो काम करने वाला नहीं उसको ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। ये सब चीज है। उसके बाद ये है भी है जो उसका परिणाम इस रूप में आप देखेंगे। आप व्यक्ति, उनके जो कर्मचारी है, जो लोग काम कर रहे हैं उस संगठन में, उनका इथिकल बिहेवियर है या नहीं है। इथिकल बिहेवियर मैंने हुआ जैसे कि आपको कल टाइम देंगे, कल ये फलना काम हो जाएगा, कल वो कर देते हैं, या आपको 1 मिनट घुमाते रहते हैं। वो जो बिहेव करते हैं, वो जो व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ, अन्य कर्मचारियों के साथ, वो किस तरह का व्यवहार होता है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। तो ये जो है व्यक्ति, उनके व्यक्ति जो है, उसको कर्मचारी जो एम्प्लॉयज है उस संगठन, वो किस हद तक इथिकल प्रैक्टिस अनुपालन करते हैं, ये देखेंगे। ये चीज अगर देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा इसमें इथिकल स्टैंडर्ड का कितना अधिक अनुपालन किया गया है। कोई भी जो संगठन बनता है उसके 3 स्तंभ होते हैं। एक होता है उसकी रणनीति। स्लाइड आप कहिएगा, अगली बार से हम बनाएंगे। हम तो 1 महीना क्लास लिए थे गर्मी छुट्टी से पहले, तो हम तो इस तरह बता देते थे, लिखा देते थे, तो सब लोग मान जाते थे। तो अगर आप डिमांड होगा तो हम वो भी करेंगे, वो कर सकते हैं। उससे शेयर कर दीजिएगा, बना दीजिएगा, प्रेजेंट कर दीजिएगा सर। ठीक है, हम आपको भेज दीजिएगा। जी सर, स्क्रीन पे वो दिखता है, कर दीजिएगा सर उनको। सर पीडीएफ पीडीएफ में टाइप करना पड़ेगा, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इस समय बहुत एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, हम कोशिश करते हैं। उसको करके हम सिद्धार्थ जी को भेज देंगे। सिद्धार्थ जी इसमें एक्सपर्ट है, अभी बोल भी रहे थे। तो जी सर बिल्कुल सर, वहाँ से मिल जाएगा हम लोग को। तो सबको मिल जाएगा सर, दूसरे विभाग के विद्यार्थियों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको आप ऐसा करिए व्यवस्था। तो ठीक है, इसके वो कानून हो गए, आंतरिक नीतियां और प्रक्रियाएं होगी, परिणाम हो गया, और व्यक्ति का इथिकल बिहेवियर ये हो गया। किसी भी संगठन का 3 स्तंभ होता है। एक हुआ उसका रणनीति, दूसरा हुआ उसका कानून, और तीसरा उसका नीति शास्त्र या आचरण शास्त्र या कोड ऑफ कंडक्ट, या आप जो भी इथिक्स कह लीजिए, अंग्रेजी में इथिक्स कहेंगे उसको। तो ये जो है, ये तीनों चीज मिलकर कोई संगठन बनता है। तो किस तरह का नीतियां है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपका संगठन का क्या साख है ना, लोगों की नजर में आपकी क्या राय है, और इवन योर प्रॉफिट, है ना। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये होता है, वो कोई संगठन को नहीं देता। सर फर्स्ट रणनीति, सेकंड कानून, और तीसरा क्या बोले, फिर से बोल दीजिए प्लीज। आचरण शास्त्र के नियम, एथिक्स, एक वर्ड में कहेंगे एथिक्स, ETHICS, जो कि हमारा विषय है, या आचरण शास्त्र के नियम आप कह लीजिए, या नीति शास्त्र के मूल्य कह लीजिए, ठीक है। तो ये 3 चीज मिला करके ही कोई संगठन बनता है।
तो आप देखेंगे जो कोई भी संगठन में अगर मान लीजिए बहुत अधिक हेराफेरी हो रहा है, वो कतर आजकल के जमाने में ये है जो बाय हुक और बाय क्रुक अंग्रेजी का मुहावरा है, ठीक है। तो किसी भी तरह से नियम कानून को नहीं देखना है, प्रॉफिट कमाना है। तो जो करते हैं कालांतर में वो फंसते हैं, मुकदमा में फंसते हैं, उनको फाइन देना पड़ता है, उनको जेल जाना पड़ता है। इसीलिए वो बहुत सही नहीं है, बहुत सही रणनीति नहीं है, वो बहुत सही रणनीति नहीं है। लॉन्ग टर्म में होता है जो अगर आप नीति शास्त्र के अनुरूप काम करेंगे, उस तरह का कंडक्ट बनाएंगे, तो वो प्रशासन जो है, वो शासन जो है, जैसे टिस्को का बहुत नाम है, उससे पहले मैंने चर्चा किया था, वो मदद भी करता है, जिसको कहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई टर्म है, बिजनेस का टर्म है हाल के शब्दों में। जो कोई भी बिजनेस हाउस जो है, कोई बड़ा बड़ा संगठन जो है, लोगों से बहुत पैसा कमाता है, प्रॉफिट लेता है, तो ठीक है, वो उसका हक है, लेकिन उसके एक सामाजिक दायित्व भी है। जो समाज में लोगों को जरूरत पड़ती है या समाज के लिए कुछ करे, उस प्रॉफिट के हिस्सा में से उस प्रॉफिट, एक है अजीम प्रेम जी, वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं, वो भी अच्छे उद्योगपति है, लेकिन जो उनका सामाजिक दायित्व है उसके प्रति भी वो कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर के इन कोर्स ऑफ टाइम, लंबे समय में, अगर नीति शास्त्र के हिसाब से अगर ये संगठन चल रहा है ना, आचरण के मूल्यों के हिसाब से चल रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में पे करता है। मेरा ये कहने का मतलब, वो संगठन सफल माना जाता है, वो प्रॉफिट भी कमाता है, लोगों की सेवा भी करता है, और उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती जाती है। ये हम कहना चाहते हैं। देखिए, अब मान लीजिए जो कुछ पॉइंट और है मेरे पास। देखिए, जैसे इसी में इथिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मूल्यों वाला, आचरण के मूल्यों वाला है, एथिक्स के हिसाब से जो संगठन काम कर रहा है, तो उसमें हम तीन चीज देखेंगे, और उसमें देखेंगे वो सब चीजें कि नहीं। पहली बात देखेंगे उसके व्यक्ति, इंडिविजुअल्स बने हुआ एम्प्लॉय, एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको। दूसरा देखेंगे उसका लीडरशिप, नेतृत्व। और तीसरा देखेंगे उसका संगठनात्मक संरचना और व्यवस्था, उसको अंग्रेजी में कहें इथिकल इंडिविजुअल्स। पहला चीज ये देखेंगे, इंडिविजुअल्स को देखेंगे। दूसरा देखेंगे इथिकल लीडरशिप, नेतृत्व, जो लोग टॉप पर है, जो लोग की नेतृत्व करते हैं उस संगठन का। और तीसरा देखेंगे उस संगठन का क्या संरचना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स, व्यवस्था, क्या व्यवस्था है वहां, क्या संरचना है और क्या व्यवस्था। ये तीन चीज देखेंगे। इथिकल इंडिविजुअल्स में क्या चीज देखेंगे, इथिकल इंडिविजुअल्स को जब हम देखेंगे, पहला पॉइंट जो था मेरा, उसमें देखेंगे अगर वो व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति है ना, अधिकांश व्यक्ति उसका, या अधिकांश वो व्यक्ति यहां नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे अधिकांश कर्मचारी, अधिकांश एम्प्लॉय में अगर सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, वो दूसरों में विश्वास पैदा कर सकता है, वो दूसरे लोगों को फेयरली ट्रीट करता है। फेयरली ट्रीट करने का मतलब हुआ जो उचित ट्रीटमेंट देना, जो सही है गलत है, जो ज्यादा काम किया उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम किया उसको कम पैसा मिलेगा। करेक्टनेस, सही इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, और उसका नैतिक विकास का स्तर ऊंचा है। उस इथिकल संगठन, अगर इथिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके व्यक्तियों में हम ये सब चीज पाएंगे, मोटा मोटी अधिकांश व्यक्तियों में हम ये सब चीज पाएंगे। जो भी इथिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं, उसमें हम पाएंगे जो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वो दूसरों में विश्वास पैदा कर सकता है, दूसरे व्यक्तियों को फेयरली ट्रीट करता है, उचित व्यवहार करता है, और वो सही सूचनाएं प्रदान करता है, और उसके नैतिक विकास का स्तर ऊंचा है। ये हमारा एक सेक्शन हुआ। दूसरा था इथिकल लीडरशिप, उस संगठन का जो इथिकल संगठन है, ये हो गया। जो इथिकल संगठन है उसका इथिकल लीडरशिप, जो नीतिगत या उच्च मूल्यों वाला नेतृत्व। तो नेतृत्व में क्या क्या खूबी देखेंगे हम उसमें, वो रोल मॉडल है। रोल मॉडल में हुआ दूसरों के लिए अनुकरणीय है, उसका जो काम करने का तरीका है। मान लीजिए सब दिन समय पर आता है, शाम तक काम करता है, ईमानदारी पूर्वक काम करता है, तो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो टॉप मैनेजमेंट है, फिर भी वो ये सब करता है, तो दूसरों के लिए उसका
उसका जो काम करने का तरीका है वो अनुकरणीय है, उसको कहते हैं रोल मॉडल होना। तो वो उसका एथिकल लीडरशिप जो है नेतृत्व जो है रोल मॉडल है, वो आचरण के नियमों का या मूल्यों को वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, नीति शास्त्र के मूल्यों का अनुपालन करवाता है संगठन में। दूसरा चीज ये है, डिस्कस अबाउट एथिक्स एंड वैल्यूज, वो अपने कर्मचारियों के साथ अन्य बातों के अलावा आचरण शास्त्र के नियम और मूल्यों की चर्चा भी करता है। ये हो गया। और लीडरशिप क्या करता है, जो इथिकल बिहेवियर है, कोई अगर सत्य बोलता है या ईमानदारी से काम करता है तो उसको रिवार्ड देता है। कोई अगर असत्य बोलता है, धोखा देता है, काम करने में काम नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट देता है। तो जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यस रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो इसलिए जो नेतृत्व है, इथिकल लीडरशिप का नेतृत्व का जो ये भी गुण है, जो किसको वो इनाम देता है और किसको वो दंडित करता है। तो वो इनाम और दंडित होने का जो प्रक्रिया है वो नैतिक मूल्यों पर आधारित है, ये कहने का मतलब। और तीसरा सेक्शन जो था मेरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स, संगठनात्मक संरचनाएं और व्यवस्थाएं। उसमें हम क्या पाते हैं, उसमें उसको अगर देखेंगे तो क्या सब मिलेगा। कॉर्पोरेट कल्चर, एक साझी संस्कृति, सबको मिलजुल करके काम करने का संस्कृति, कॉर्पोरेट कल्चर। कोड ऑफ एथिक्स, उस संगठन का कुछ आचार संहिता बना हुआ है, आचरण संहिता बना हुआ है, उसके अनुरूप सभी कर्मचारी काम करते हैं। उसके बाद है इथिक्स कमीशन। इथिक्स कमीशन मतलब हुआ जो इथिक्स को जो वायलेट करता है उसको देखरेख करने के लिए एक इथिक्स कमीशन भी है ना। उसके लिए ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं। और व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ गलत होता है तो कोई भी उसका कंप्लेन कर सकता है, आवाज उठा सकता है, उसका उचित सुनवाई होगा, देखरेख होगा। तो इथिकल कमीशन, हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, ठीक है, ये सब चीज था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम के अंतर्गत आ रहा था। तो ये 3 सेक्शन था हमारा, इसमें जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखने का। उसमें अगर ये सब खूबी है तो हम मानेंगे उसको एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और इस तरह से हम कह सकते हैं जो एथिक्स में और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत गहरा संबंध है। ये बहुत गहरा संबंध है और इसका संगठन में इसको जितना इनकॉर्पोरेट किया जाए, उसको शामिल किया जाए, उतना उस संगठन के लिए अच्छा है। और तीसरा सेक्शन जो है हमारा है, तीसरा सेक्शन, वो उस पर हम अभी आना चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो आप उसको लिख भी सकते हैं, उसको मैंने लिख लिया है ना, तो आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। तीसरा सेक्शन मेरा ये है, मैं आपको याद दिला दूं, जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, जो नौकरी देता है, जो मालिक जिसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में, और दूसरा कर्मचारी है जो काम करता है संगठन में। इस दोनों के क्या अधिकार और कार्य है, अधिकार और कर्तव्य है, कार्य नहीं कर्तव्य है। देखिए, ये आप तो पॉलिटिकल साइंस वाले जानते ही हैं, या और लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल साइंस वाले ही जानते हैं। जो राइट्स एंड ड्यूटीज, जो आपके अधिकार हैं और आपके उसी के साथ साथ कर्तव्य भी है। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो आपका अधिकार ज्यादा सुनिश्चित होता है। आप अगर सिर्फ अधिकार के चाहते हैं और कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो आपको धीरे धीरे अधिकार वो खत्म होने लगता है, नहीं मिलेगा, हो सकता है नहीं मिलेगा, खतरा है। इसलिए दोनों में संबंध है। अधिकार का यहाँ हमारा मतलब है ये है, जो देखिए अधिकार तो आप जो चाहते हैं वो आपका अधिकार है, ये बात नहीं है। अधिकार तो वो चीज है जिसको समाज मान्यता देता है और राज्य कानून बना के स्वीकृति प्रदान करता है। राज्य भी मानता है या आपका संगठन भी मानता है ये आपको मिलना चाहिए, उचित है ना, और सोसाइटी भी मानता है इसको।
तब ये आपका अधिकार हुआ। तो उसी के साथ साथ हमारी जिम्मेवारियां भी है, जहां भी अधिकार होंगे वहां कर्तव्य भी होंगे। तो नियोक्ता जो काम देता है, जो मालिक है, उसके क्या क्या अधिकार है, क्या क्या कर्तव्य है। जो उस संगठन में काम करते हैं कर्मचारी हैं, उनके क्या क्या अधिकार है और क्या क्या कर्तव्य है, इस चीज के बारे में डील करना है तीसरा सेक्शन। ये आप चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हैं और दोनों चाहते हैं कि उनके अधिकार सुरक्षित रहे। दो पार्टी है, अधिकार सबको चाहिए। इसमें यहाँ दो जगह, एक मालिक है, दूसरा मालिक काम करने वाला, दोनों चाहता है हमारा अधिकार सुरक्षित रहे। नियोक्ता और कर्मचारी नियोक्ता और कर्मचारी दोनों एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हैं और दोनों चाहते हैं कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें। इन अधिकारों एवं कर्तव्यों का संबंध कई क्षेत्रों में है। इन अधिकारों एवं कर्तव्यों का संबंध कई क्षेत्रों में है, जैसे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। एक सेक्शन तो ये हुआ, उसमें काम करने वाले सभी लोग के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, ये कहने का सेंस है, और सभी लोग सुरक्षित रहे। एक हुआ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। दूसरा जो है सेवा की शर्तें, सर्विस कंडीशंस। ये नहीं हुआ जब मन हुआ किसी को नौकरी, जब मन हुआ हटा दिए। कोई तरीका होना चाहिए, आप किसी तरह पर रख रहे हैं, हटाइएगा तो मौका दीजिएगा, गलती किया है तो, है ना। तो सेवा की शर्तें, योर सर्विस कंडीशंस। दूसरा हुआ सेवा की शर्तें। तीसरा हुआ समान अवसर की प्राप्ति, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। चौथा हुआ न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेस। कम से कम कितना मजदूरी देंगे आप। ये तो सही है, जो सभी को एक जैसा नहीं दिया जा सकता, जिसका जो रैंक होगा उसके हिसाब से दिया जाएगा, वो ठीक है। लेकिन जो न्यूनतम है, कम से कम आप कितना देंगे, इसके लिए अधिकांश देश में कानून बना हुआ है। उसको कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी कानून। तो ये हो गया। उसके बाद है जो कर्मचारी का दायित्व है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस प्रकार करे ताकि किसी अन्य कर्मचारी के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। आप समझ गए इसका मतलब, इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। काम तो वहां बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सैकड़ों लोग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं। हमारा काम करने का तरीका ये हो, कोई चीज फेंक दिए, कोई चीज गिरा दिए, किसी के देह पर गिर गया। तो काम इस तरह से करें किसी दूसरे कर्मचारी को उससे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, उसके स्वास्थ्य पर या उसकी सुरक्षा पर। ठीक है, ये हुआ, एक बात हुआ, ये कर्मचारी का दायित्व है, ये इसका कर्तव्य है जिसको कहते हैं। कर्तव्य और दायित्व ये जो है थोड़ा हम उसको मिलता जुलता रूप में यूज करती है। ठीक है, नियोक्ता का कर्तव्य है कि नियोक्ता बना हुआ जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, नियोक्ता का दायित्व है कि वह सुरक्षित साजो सामान कॉमा उपस्कर व इक्विपमेंट, वह सुरक्षित साजो सामान, उपस्कर कॉमा मशीन आदि उपलब्ध कराए।
नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह सुरक्षित साजो सामान, उपस्कर, मशीन आदि उपलब्ध कराए। साथ ही नियोक्ता कर्मचारियों को सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु आवश्यक प्रशिक्षण मुहैया कराए। ट्रेनिंग, आवश्यक प्रशिक्षण मुहैया कराए, खासकर जोखिम भरे कामों के लिए संभावित खतरों का प्रशिक्षण के बाद फिर से रिप्लाई कर प्रशिक्षण दीजिए। मुहैया करा, आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कराए। हम मुहैया लिखे दे, हम मुहैया मतलब हुआ जो वही हुआ, प्रशिक्षण मुहैया करावे या प्रदान करे तब भी होगा। एवं खास जोखिम भरे कामों के लिए संभावित खतरों का नियमित रूप से आकलन करे। खास जोखिम भरे कामों के लिए संभावित खतरों का नियमित रूप से आकलन करे। पूर्ण विराम। नियमित रूप से आकलन करे, संभावित खतरों का नियमित रूप से आकलन करे। पूर्ण विराम। ठीक है। हानिकारक पदार्थों के उपयोग किसी भी फैक्ट्री में, कारखाना में बहुत सारा चीज का यूज होता है। निष्पादन, हानिकारक पदार्थों के उपयोग, संरक्षण एवं निष्पादन हेतु सुरक्षित तरीकों को अपनाया जाए। पूर्ण विराम। देखिए, अच्छा ठीक है। नियोक्ता अपना हुआ वही मालिक, नियोक्ता कार्यस्थल पर पर्याप्त रोशनी का प्रबंध, प्रकाश कार्यस्थल पर पर्याप्त रोशनी का प्रबंध, न्यूनतम और अधिकतम तापमान सुनिश्चित करने हेतु कहीं जब आप काम करते हैं कार्यस्थल पर बहुत अधिक गर्मी, मकान व्यवस्था कीजिएगा, कूलर व्यवस्था कीजिएगा, बहुत अधिक ठंडा है हीटर का व्यवस्था करिएगा, और एक लिमिट होना चाहिए। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था करें। पूरी व्यवस्था करें, पर्याप्त हो ही चुका है, पूरी व्यवस्था करें। पूर्ण विराम। कर्मचारी भी समयबद्ध तरीके से इफिशिएंटली कर्मचारी भी समयबद्ध तरीके
दक्षतापूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन करें। कर्मचारी की समयबद्ध तरीके से दक्षतापूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन करें एवं अपने वरीय पदाधिकारियों को अपने कार्यों से अवगत कराते रहें। अपने कार्यों से अवगत कराते रहे ताकि उन्हें उनके वेतन भत्ते ताकि उन्हें उनका वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं समय पर मिल सके उन्हें के बाद क्या बोले सर? भत्ते, वेतन भत्ते एलाउंसेस होता है, एलाउंसेस, वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं और भी जो सुविधा में ड्रेस मिलता होगा या और भी बहुत सारी सुविधा मिलती है, आवास मिलता होगा एवं उन्हें उनका वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं समय पर मिल सके। अन्य सुविधाएं समय पर मिल सके। ठीक है, पूर्ण विराम। अब पैराग्राफ बदल दीजिए। आप जो पैराग्राफ लिखा रहे हैं कि आज के लेक्चर में मैंने कई बार समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी का यूज़ किया। ठीक है, उसको बार बार कराने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए अभी उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। जो इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या है, समान अवसर, मतलब कर्मचारी को समान अवसर किस तरह से मिले, अगर आप जानना चाहते वो लिख लीजिए, लिखा हुआ है ना। समान अवसर का अर्थ है, समान अवसर का अर्थ है समान कार्य के लिए समान मजदूरी। पहला चीज तो ये है, जो समान बना हुआ, जो सेम वर्ड और सिमिलर वर्ड उसी तरह का काम, बिल्कुल सेम नहीं भी हो तो उसी तरह का काम। ठीक है, समान अवसर का अर्थ है समान कार्य के लिए समान मजदूरी या वेतन भी हो सकता है ना सर? हाँ, मजदूरी या वेतन, हाँ जो भी कर लीजिए, वेतन ही मजदूरी ही है एक तरह से। ठीक है, बहुत अंतर। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान मजदूरी या समान वेतन, ठीक है। एवं प्रजातीय समान मजदूरी एवं प्रजातीय, विकलांगता सब प्लीज लिखिए तो समान अवसर का अर्थ है समान कार्य के लिए समान मजदूरी या वेतन एवं प्रजातीय मतलब रेशियल, जहाँ हम कहना चाहते हैं बताइए अंग्रेजी, प्रजातीय विकलांगता, सब चीज होगा। क्या बोला जाता है? प्रजातीय, विकलांगता एवं लैंगिक भेदभाव का अभाव, लैंगिक भेदभाव का अभाव। देखिए, इसमें समान अवसर का मतलब तो ये हुआ, ये आप समझ गए, समान काम के लिए समान वेतन, ये तो एक बात हुआ। इसके अलावा इसमें ये चीज़ भी है, प्रजाति हुआ रेशियल आप समझते हैं ना, जैसे कि RACIAL, आप यहाँ मान लीजिए कुछ लोगों को रख देता होगा, कोई मान लीजिए
लीजिए नेपाल से काम कर आया चिंकी जय समझे, या मणिपुर से आया था नॉर्थ ईस्ट, आप उसके साथ भेदभाव कीजिएगा, उसको कम पैसा दे दीजिएगा, ठग लीजिएगा मर्सी का, सो नहीं होगा। उसको करेंगे मतलब जो आप चूंकि इंडियन है इसलिए कम पैसा देगा, या उस दूसरे तरह का भेदभाव करेगा, डिस्क्रिमिनेशन करेगा, ये नहीं होगा। समान इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब हुआ रेस के आधार पर, प्रजाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, ये हुआ प्रजाति है। विकलांगता का जो है टर्म बदलता रहता है। पहले शुरू जमाने में करते हैं इसको फिजिकली हैंडीकैप, ये फिजिकली हैंडीकैप टर्म जो विकलांग है। उसके बाद हुआ है वो सही अच्छा वर्ड नहीं, अच्छा सा नहीं हुआ डिजेबिलिटी स्टडीज ना। उसके बाद हो गया डिजेबिलिटी बढ़िया वर्ड नहीं है ना, विकलांगता जो दिखाया है। उसका हुआ डिफरेंटली एबल्ड, डिजेबल्ड नहीं है वो, दूसरे अलग तरीके से वो एबल्ड, उसको करेगा। उसके बाद अभी जो मोदी जी आए हैं वो बोले उसको दिव्यांग है, दिव्यांग ना। ये सब टर्म है, सब उसी से संबंधित है, जिसका कि फिजिकली मान लीजिए कोई डिफॉर्मिटी है, मान लीजिए आँख नहीं है, हाथ नहीं है, किसी तरह का जो ये है, तो उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये बात जरूर है कि उसका किसी का पास पाँव नहीं है, दौड़ने वाला काम तो आपको नहीं दीजिएगा, लेकिन रिसेप्शन पर टेलीफोन रिसीव करेगा, उसका जवाब देगा, ये काम तो आप उसको दे सकते हैं, है ना। इस काम के लिए उसका पाँव नहीं है, उसके कारण भेदभाव नहीं होगा। पाँव वाले को जितना पैसा मिलता है उतना पैसा उसको भी मिलेगा, तो काम तो सेम कर रहा है। इसीलिए डिजेबिलिटी के आधार पर, विकलांगता के आधार पर सो आप उसके साथ भेदभाव नहीं कीजिए। और तीसरा बात है जेंडर, जो पुरुष और महिला, इसमें आप भेदभाव नहीं कीजिएगा। जो भेदभाव करेंगे मतलब उसको कम पैसा दे देंगे, है ना। कहने का मतलब ये था जो बाय द वे, हाँ ठीक है। अभी तो ये है जो देखिए दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं, सर बोले थर्ड जेंडर भी आएगा ना, भेदभाव थर्ड जेंडर। हाँ आप बात सही कर रहे हैं। तो वो भी उसको वोटिंग राइट मिल गया है, आप ठीक कर रहे हैं, है ना। LGBT ग्रुप, हाँ तो ठीक है, तो वो भी आएगा। हाँ लैंगिक भेदभाव मतलब वो भी आ जाएगा, ठीक है। आप हम आपके करेक्शन का स्वागत करते हैं, ठीक है। तो लैंगिक भेदभाव सब मान लीजिए ना, आप जो भी होता है ना। तो आप हम परंपरागत ढंग से कर दी है ना, यहाँ पर कहना भी है ना, ठीक है। किसी भी तरह का जिससे आप जो काम दे रहे हैं, तो अगर वो काम वो कर रहा है, जिसने लायक रहेगा उसी लायक दीजिएगा, मान लीजिए काम उसको, और वो कर रहा है, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि वो महिला है या थर्ड जेंडर है या कोई भी, उसके आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये करेगा, समझे ना। इसमें ये भी देखा गया ना, एक नेशनल कमीशन फॉर एक प्रोजेक्ट, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। कुछ दिन टेम्प्रोरी था, कुछ पैसा मिलता था उसको दिल्ली में। तो उसमें था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री। उसमें काफ़ी जगह जाके इंटरव्यू हुई थी। अधिकांश मालिक सब कहता था कि महिलाएं ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, नेट से आती है, पढ़े चली जाती है, तो उसको कम पैसा देंगे ही, है ना। हालांकि वो नहीं करना था, हम उसकी बात सुने हमसे, है ना। हम सब आपको शेयर करें, तो हम उस पक्ष में नहीं हैं, हम तो उनके सुधार के लिए काम करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब ये है, जो आप महिला होने के नाते किसी को आपका मजदूरी दीजिएगा, पुरुष या किसी तरह का भेदभाव करिएगा, या एक और भी है जो ये दूसरे तरह का उसका जो जेंडर के आधार पर उसका किसी तरह का शोषण नहीं हो, है ना, उसको सुविधा नहीं हो, ये भी देखा जाता है। हर ऑफिस में खोला गया है वो जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल, समझे ना। तो ये भी देखा जाता है, काम कर तो सिर्फ पैसा ही नहीं, दूसरे तरह का भेदभाव भी नहीं हो, दूसरे तरह की परेशानी भी नहीं हो, ये देखना चाहिए। तो ये सब का मतलब है ना, अभी जितना बात बता रहे हैं वो सब समान अवसर वाला है, इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला है, किसी भी संगठन के अंदर। उसमें अंतिम बात जो कहना चाहते हैं, समान अवसर में ही, उसको आप लिख लीजिए, आप लिखने वाला है, लिख लीजिए, आप अपने समझिएगा, फिर स्पेल करना बंद करेंगे उसके बाद। भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों में न्यूनतम मजदूरी कानून मौजूद है। भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों में न्यूनतम मजदूरी कानून मौजूद है एवं हर कर्मचारी का अधिकार है
वेतन हर कर्मचारी का अधिकार है, हर कर्मचारी का अधिकार है कि कम से कम इतना मजदूरी उसे अवश्य मिले। कम से कम इतना मजदूरी उसे अवश्य मिले ताकि उसका अपने परिवार के साथ उचित ढंग से जीवन यापन हो सके, उचित ढंग से जीवन यापन हो सके। अपने परिवार के साथ उचित ढंग से जीवन यापन हो सके। कुल मिला ये हुआ मिनिमम वेज, मतलब न्यूनतम मजदूरी के बारे में। एक बार इसमें उसको लिख लीजिए। साथ ही काम करने के घंटे भी, साथ ही काम करने के घंटे भी सर उसी में लिखोगे ना। अवसर की समानता तो पैराग्राफ है ना, उसी का हिस्सा। साथ ही काम करने के घंटे भी, साथ ही काम करने के घंटे भी निर्धारित होना चाहिए। साथ ही काम करने के घंटे भी निर्धारित होना चाहिए। जैसा कि इंग्लैंड और भारत में और भारत में सप्ताह में, जैसा कि इंग्लैंड और भारत में सप्ताह में 48 घंटे काम करने के घंटे निर्धारित हैं। और भारत में सप्ताह में 48 घंटे जैसा कि इंग्लैंड और भारत में सप्ताह में 48 घंटे काम करने के घंटे निर्धारित हैं। अविनाश जी अपना माइक म्यूट कर लें। इंग्लैंड और भारत में सप्ताह में 48 घंटे काम करने के घंटे निर्धारित। ठीक है, आप लिख लिए ना। देखिए ये जो है, ये दो डिमांड जो है, ये बहुत ही, इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था जर्मनी में, ट्रेड यूनियन था इंग्लैंड में, भारत में भी, जो काम करने के घंटे निर्धारित हो और मिनिमम वेज मिले। इसके लिए लंबा संघर्ष का इतिहास है जो इन लोगों को जो मिला है मालिक। अभी भारत में और इंग्लैंड में 48 घंटे है काम करने का। 48 घंटे का मतलब हुआ एक दिन में 8 घंटे, 8 6 48 मेरा। सप्ताह में संडे को वाली छुट्टी रहेगा, सप्ताह में कोई एक दिन छुट्टी रहेगा। 6 दिन काम करना है, प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करना है, 8 से 48। इसके अलावा अगर आप काम लेते हैं तो ओवर टाइम दीजिए। दिल्ली में तो मिलता है ओवर टाइम, है ना। ओवर टाइम का है नियम जो इस मिनिमम वेज के अंतर्गत इतना घंटा काम है ना। समय भी तो निर्धारित कीजिएगा, मिनिमम न्यूनतम तो दीजिएगा, लेकिन न्यूनतम घंटा भी निर्धारित। इसके अलावा अगर काम लेंगे तो ओवर टाइम देना पड़ेगा, उससे अलग से पता चलेगा। और जो करना चाहेगा करेगा, नहीं करना चाहेगा नहीं करेगा, ये बात है। तो ये सब चीज था इसमें। आज का जो मेरे जो समझ में आया, देखिए दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट, लेकिन हमने अपना कुछ अध्ययन करके कुछ विचार अपने अनुभव से, कुछ अध्ययन से आप लोगों के समक्ष रखा है। तो इस पर आप इसको अपना बढ़िया नोट बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसमें हम भी हेल्प कर सकते हैं, है ना। नहीं सर, बहुत अच्छा रहा सर। हम लोग सब मिल, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अच्छा सुनिए, आप लोग हम जो क्लास लेते थे गर्मी छुट्टी से पहले पॉलिटिकल साइंस का, अभी तो जनरल क्लास है, तो मैंने सभी विषय का तो आप लोग कुछ पूछ सकते हैं, हम यथाशक्ति कोशिश करेंगे उसका उत्तर देने का। इसमें कहीं से भी कुछ आप पूछ सकते हैं। तो इसमें हर एक सरकार, जैसे राज्य की सरकार अपने हिसाब से समय पे कानून बना सकता है, लेबर कानून। जैसे योगी सरकार यूपी में जो बनाया गया था कि स्वेच्छा से आप यानी अगर आप चाहते हैं तो यानी काम कर सकते हैं। कानून सरकार तो कानून बना ही सकती है ना, कानून जो होगा तो विधि सम्मत होगा ना, संविधान के अनुरूप होगा ना, जो पहले कानून है या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके हिसाब से होगा ना। और ये मैंने कहा था वो संगठन के बारे में कानून वाला जो पॉइंट, उसमें वो पॉइंट भी आता था जो मैंने कहा था पर्यावरण को उल्लंघन करते हुए आप कोई काम नहीं कीजिएगा, कोई संगठन नहीं करेगा, ये देखा जाएगा अच्छे संगठन, इथिकल संगठन, इथिकल ऑर्गेनाइजेशन में। एक चीज तो ये था, एक चीज उसमें ये भी था, कानून का अनुपालन करने का मतलब ये भी है जो श्रम कानून जो है, लेबर लॉ जिसको आप कह रहे हैं, लेबर लॉ, उसका भी अनुपालन आप, और कानून तो आप बनाने का अधिकार है ही सरकार को, लेकिन आर्बिट्रेरी नहीं होगा, ये जो एस्टेब्लिश हो गया मान लीजिए उसके इतर तो नहीं होगा ये। इसलिए लेबर लॉज जो श्रम संबंधी कानून बन गए, उनका अनुपालन कोई संगठन करता है कि नहीं, ये भी देखा जाता है, ये भी देखा जाता है। आप समझ गए ना, इथिकल देखो, जहाँ पर सर लेबर को जो किया जाता है उसको क्या किया जाएगा सर? जैसे संस्कृति शोषण किया जाता है, शोषण किया जाता है, शोषण, अच्छा हाँ ठीक करे। तो देखिए तो है ही, देखिए जो भी कानून है उसका सही ढंग से अनुपालन नहीं हो पाता है, उसके लिए लेबर इंस्पेक्टर है, मान लीजिए सरकार का भी उसका पदाधिकारी है, वहाँ कंप्लेंट किया जा सकता है ना, या आपका जो ट्रेड यूनियन अगर है, मान लीजिए यूनियन है कोई, उसमें भी कंप्लेंट किया जा सकता है। तो इन लोगों का भेज दीजिए, मेरे समझ से तो इन लोगों का तो काफी, ये लोग काफी जागरूक हो गए, यूनियन इतना मजबूत हो गया, ट्रेड यूनियन जिसको कहते हैं, ट्रेड यूनियन ये इतना मजबूत हो गया, कई जो आपको संगठन चलाना मुश्किल है, फैक्ट्री चलाना मुश्किल है, तो सरकार कानून दबाव है उसको, दूसरा दबाव है ट्रेड यूनियन, सभी लोगों का संगठन, तो इतना दबाव में रहता है, वो लोग अनेक लोग जब कहता है जो फैक्ट्री चलाना मुश्किल है, कई जगह, कुछ जगह शोषण भी होता है, हम इनकार नहीं करते हैं। नीतू जी अपना सर आवाज नहीं आ रहा आपका सर। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, देखिए तो अब आ रही है। जी सर। अभी न्यूनतम मजदूरी कितनी है सर? हेलो, न्यूनतम मजदूरी पड़ेगा हमको, देख के बताएंगे, बदलता रहता है, महंगाई वो चेंज होता रहता है। क्या करें अलग अलग राज्य में अलग अलग 20,000 नहीं 20,000 नहीं है सर, 200 कुछ रुपया हर काम का अलग अलग है ना सर, हर जगह अलग अलग है, हर काम का अलग अलग सब कुछ रुपया। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अलग अलग होता है और हम सब जानते हैं कि यहाँ कुछ सर कुछ जगह में मतलब कानून का सही से पालन नहीं किया जाता है, लेबर लॉ का या फिर कोई भी लॉ हो, तो उसके लिए क्या सर, उसके लिए क्या मतलब कोई कानून का मतलब वो मतलब सर जैसे उसके लिए कोई समिति बना सकती है उसके देखरेख के लिए सरकार या फिर कोर्ट? देखिए लेबर इंस्पेक्टर, श्रम विभाग, श्रम एवं प्रवर्तन निदेशालय और उसके अंतर्गत लेबर इंस्पेक्टर तो हर शहर में है ही लगभग, आप वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। एक बात तो सुना, दूसरी बात जब आप उसका न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं तो उसमें यह जो श्रमिक जो स्किल लेबर है उसका तो ज्यादा रेट होगा ना, मैंने जो कुशल मजदूर है, कारीगर है, उसका रेट ज्यादा होगा। जो अकुशल है, सिर्फ मान लीजिए कि जो बोरा ढोता है, मिट्टी करता है, उन्हें हुआ। जो राजमिस्त्री है तो राजमिस्त्री जो हुआ स्किल लेबर हुआ,
जो कुशल उसका 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 मजदूरी से ज्यादा होगा, ये बात भी है। तो जो जैसे प्रोफेशनली ट्रेंड होता है उसका मतलब ज्यादा होगा, और जो उससे नीचे रहता है उसका सपोर्ट, मतलब उसके सपोर्ट में रहता है उसका कम होता है, यही ना? उसका उसका देखिए, उसका टर्म है स्किल्ड लेबर, स्किल जिसको कहते हैं, उसको हिंदी में कहेंगे कुशल, है ना, जो कि कुछ ट्रेनिंग किया है ना। दूसरा हुआ अनस्किल्ड, चल रही है, इसको कोई काम नहीं आता है। कुशल युवा कार्यक्रम जो चलाया है सर, कुशल युवा कार्यक्रम, कौशल युवा कार्यक्रम भी है, ये यूथ लोग ये चल रहा है, मतलब वो यूथ को ट्रेन करने का है, ये नवयुवक लोगों को स्किल दिया जाए, नवयुवक लोगों को स्किल डेवलप कर दिया जाए ताकि वो अपना जीविका को प्रदान कर सके भविष्य में, इस टाइप का। ये सब रहा तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही विश्वास हुआ मेरा। तो इसमें से आपको कुछ पूछना होगा, आप पूछ सकते हैं, अभी और लोग भी हैं जो भी पूछ सकते हैं कुछ। देखिए संगठन तो आप समझते हैं ना, संगठन तो सब लोगों को मालूम होगा ना, संगठन में क्या बात है इसको पहले दिमाग में सेट कर लीजिए। और नीति शास्त्र, इथिक्स, वो क्या चीज है इसको दिमाग में सेट कर, फिक्स करेंगे तो बाकी चीज आप हल्का हो जाएगा, अब काम आसान हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। नहीं, इसको समझने का भी, सीखने का भी। संगठन में पद सोपर होगा, कोई टॉप पर होगा, उसके नीचे 4 आदमी होगा, उसके नीचे 10 आदमी होगा, उसके नीचे 20 आदमी होगा, इसको कहते हैं हायरार्की, पद सोपर होगा। उसमें कामों का बंटवारा होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, जो अधीनस्थ कर्मचारी ऊपर वाले को रिपोर्ट करेंगे हमने क्या काम किया है, ऊपर वाले जो नीचे वाले का सुपरविजन करेगा। उस संगठन का उद्देश्य हो गया पालन करना, प्रॉफिट कमाना है, कुछ भी तो उसका उस संगठन में सभी को मिलकर के किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करेंगे। ये सब संगठन का है। संगठन में इंटर रिलेशनशिप होता है। मोनी एंड प्लीज अनम्यूट योर माइक। इसमें संगठन के भिन्न अंगों में अंतर संबंध होता है, अंतर निर्भरता होती है, सभी किसी खास उद्देश्य के लिए काम करते हैं, मिलकर के काम करते हैं। ये सब संगठन का खूबी है। दिस इज ऑल अबाउट संगठन। नीति शास्त्र जो है कौन से मूल्य है, कौन से प्रिंसिपल्स है, जिसको जो आधारभूत तत्व होंगे, वो जो है नीति शास्त्र हुआ, जो कौन से आधारभूत तत्व है, कौन से आधारभूत मूल्य है, जिसको कि ध्यान में रख करके हम बाकी सब काम करेंगे। जैसे कि हम धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ठीक है, हम सरकार से टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, ठीक है, हम कर्मचारियों को उचित वेतन देंगे। ये सब वैल्यूज है, मूल्य है। इस सब को ध्यान में रखते हुए तब हम चाहेंगे प्रॉफिट भी कमावे। तो इस दोनों में संगठन एक तरफ हुआ और नीति शास्त्र दूसरा तरफ हुआ। तो इस दोनों का पहले समझ जाइए क्या चीज है, अब फिर दोनों में इंटर रिलेशनशिप कर दीजिए, हो जाएगा। कुछ किताब पढ़ना चाहते हैं, कुछ नेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए। नेट मैंने भी आपकी तैयारी जो भी किया है थोड़ा बहुत नेट से ही देखा, मेरे पास किताब नहीं था। पब्लिक एजुकेशन तो मैं पढ़ा हूँ, कुछ नेट से सहयोग लेकर कुछ अपना आइडिया ले लिए। ये क्या बताइए। कोरोना पेंडेमिक में हम लोग देख रहे हैं कि शॉपकीपर, मेडिकल शॉपकीपर सब जो है वो दवा को ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मोरलिटी तो उनकी खत्म हो चुकी है, पहला चीज एथिक्स। अब जब एथिक्स की बात करते हैं तो मेडिकल शॉपकीपर और पुलिस के एथिक्स, पुलिस के भी एथिक्स वहाँ पे खत्म हो रहे, तो इसके लिए क्या करना बेटर रहेगा? कुछ दवा की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है अभी बाजार में। घर में रहो सर, घर में घर में रहने सब ठीक होगा। हाँ ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं, जवाब देने ये समस्या इंटरप्ट मत कीजिए सर यहाँ पे क्विक एक्शन की जरूरत होती है। जैसे मतलब कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है अभी इस पेंडेमिक टाइम पे, तो यहाँ पे क्विक एक्शन का जरूरत है। तो इसके लिए मतलब क्या हो सकता है? आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द एथिक्स, नॉट अबाउट द क्विक एक्शन, क्योंकि पुलिस भी बहुत जगह काम नहीं कर पा रही, क्विक एक्शन ले नहीं पा रही है।
अब पुलिस में भी सभी लोग ईमानदार हैं, मान लीजिए ये खाना मुश्किल है, और ब्लैक मार्केटियर भी वही है मान लीजिए, तो कहने का मतलब ये सुधर नहीं पाएगा सर, प्रॉब्लम है जो करप्शन है मान लीजिए, हम जो ये सुधर नहीं पाएगा, ये शुरू से परंपरा से चला आया है। नहीं कहेंगे ऐसा नहीं है ना, अविनाश जी कहिए कहिए। मतलब सर को बोलते आज का सर की शिक्षा कोर्स रखा गया ना, अच्छा हुआ नीति शास्त्र का कोर्स पहले तो नहीं था, अब रखा गया, सबको पढ़ना है। तो कहने का मतलब एजुकेशन सिस्टम में भी ये चीज आना चाहिए जो नैतिक मूल्य के बारे में कुछ जानकारी मिलना चाहिए, इसमें क्या करना है क्या करना है, ये कोर्स रखने का ये तो इसलिए आपके एजुकेशन सिस्टम में पूरा व्यवस्था में समाज में सरकार में हर स्तर पर काम होगा, तब ये होगा। क्विक एक्शन एक बात हुई, अब क्विक एक्शन तो होते जाते हैं, फिर भी एक प्रॉब्लम तो समाधान नहीं हो पाता है, समाधान नहीं हो पाता है, इसको कहीं और से देखना पड़ेगा। क्विक एक्शन चाहिए, क्विक एक्शन को डिनाय हम नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन उतना ही काफी नहीं है ना, इसको बहुत लेवल पर बहुत स्तरों पर इसके साथ निपटना पड़ेगा। हो तो सकता है इसको कहते हैं मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी। तो इजराइल और फलस्तीन में जो हो रही है अभी घटना, तो दोनों की एथिक्स और मोरालिटी तो खत्म हो चुकी है दोनों देश की, तो वहां क्या समाधान है? देखिए ये अभी नीति शास्त्र का क्लास है, ये पॉलिटिकल साइंस का नहीं है, लेकिन ठीक है आप उसको नीति शास्त्र और मोरालिटी पे क्वेश्चन बनता है सर। मतलब मेरा फिजिक्स है, वैसे हमको एथिक्स और ये सब के बारे में कोई मतलब खास स्टडी नहीं की है, क्लास अच्छा लग रहा था। डिपार्टमेंट में कीजिएगा सनी जी, पोल साइंस का सर। नहीं ठीक है, देखिए सनी जी का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, वो इथिक्स से ही रिलेटेड है, ठीक है ना, तो इसीलिए वो पूछे। एक मिनट हमको जब बोलने दीजिए। देखिए कोई देश किसी पर आक्रमण करता है अपना सुरक्षा करेगा, है ना, तो उसमें तो युद्ध होगा, वायलेंस होगा, वो सीधा नीति शास्त्र का क्वेश्चन नहीं है। नीति शास्त्र से संबंधित ये है हम जो समाज में रहते हैं, यहाँ जो जीते हैं, किसी संगठन में काम करते हैं, तो हम किन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे, ये चीज है ना, और अपने अपने हक के लिए सब लड़ाई करेगा मान लीजिए, या संघर्ष करेगा, है ना, हिंसा भी होगी, युद्ध भी हो सकता है, होता है ना, तो वो ठीक है, वो अलग बात है। युद्ध का अपना कोड जो युद्ध में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना, तो उसका अलग चीज नीति शास्त्र है अभी संगठन के लिए, और हम जो जी रहे हैं ऐसे जिएंगे इसके, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है बोलिए। जी सर, डिफरेंस बता दीजिएगा सर, मूल्य और तथ्य। मूल्य और तथ्य, फैक्ट। देखिए अच्छा मूल्य और तथ्य, ठीक है। मूल्य का संबंध तो नीति शास्त्र से रहा है ना, नीति शास्त्र मूल्यों का संग्रह है, समझे ना, उसको कैसे कार्यान्वयन करेंगे उसकी प्रक्रिया है, तो वो तो सीधा है। तथ्य तो किसी भी विषय में हो सकता है, फिजिक्स में भी हो सकता है, होता ही है ना, तो तथ्य हुआ फैक्ट, उसमें अच्छा बुरा नहीं देखना है, क्या होना चाहिए नहीं देखना है, ठीक है। उसमें है जो ऑब्जेक्टिव, अभी आपको पता है ना, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या हुआ? सब्जेक्टिव हुआ हम क्या सोचते हैं, आत्म केंद्रित, हमको क्या पसंद है, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए, ये सब चीज हुआ सब्जेक्टिव, मैंने इसको हिंदी में कहेंगे विषय परक चीज है। और ऑब्जेक्टिव जो है तथ्य भूल जाएंगे, है ना, हम जो है जो सामने में जो तथ्य है वो जैसा भी होगा उसको हम उसी रूप में रखने की कोशिश करेंगे, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी अपना पसंद या नापसंद को आरोपित किए हुए, जो चीज जैसा है उसका यथार्थ को हम चाहेंगे उसका चित्रण करें, उसका विश्लेषण करें, दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो फैक्ट जो है, फैक्ट तो है ही दुनिया में, हर चीज में, पॉलिटिकल साइंस में भी है, फिजिक्स में भी है ना, तथ्य तो हर जगह है। उस तथ्यों को संग्रह करके आप क्या सिद्धांत बनाते हैं, इन तथ्यों को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने का मतलब हुआ कैसी व्याख्या करेंगे, कैसे समझेंगे, इसलिए सिद्धांत की जरूरत पड़ती है।
है ना, इसीलिए सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने कहा जो न्यूटन ने देखा जो पेड़ से सेब टूट के गिरा पृथ्वी पर आ गया, ये तो हजारों साल से लोग देख रहे थे ऐसा हो रहा था। ये फैक्ट है, दिस फैक्ट, फेनोमेना आप कह सकते हैं, ये बड़ी घटना है ना। लेकिन कोई तो समझ नहीं पाया ऐसा होता क्यों है। न्यूटन ने उसको सिद्धांत दिया तो लोग समझने लगे जहाँ इसका कारण ये है। इस सिद्धांत के माध्यम से इस घटना का हम विश्लेषण कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। तो इसलिए उसका वैल्यू है। इसलिए फैक्ट जो है थोड़ा सा अलग चीज है ना। फैक्ट बढ़िया रहे, हम लोग अच्छी तरह से जी सकें, है ना, सुखमय जीवन हो सके, इसीलिए नीति शास्त्र की जरूरत है। ठीक है, इस क्लास को खत्म कर दिया जाए। यस सर, बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक है। बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए बहुत हो गया सर, थैंक यू सर, वेलकम। आवाज भी है, आप लोगों ने सहयोग किया, सब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, वेलकम वेलकम वेलकम। आप लोगों का भी अच्छा सहयोग सब लोग। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। अच्छा, देखते हैं, पीडीएफ फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सिद्धार्थ जी पीडीएफ कैसे मिलेगा सर? हम सिद्धार्थ जी को कैसे मिलेगा? सिद्धार्थ बिल्कुल सर, सिद्धार्थ जी वो एक्सपर्ट है सब, हम एक्सपर्ट नहीं है। आज टेक सम टाइम लगे करने में। नंबर सर मैसेज कर दीजिए ना। ठीक है, तो हम सिद्धार्थ आप सब लोग ले जाएगा, वो मैं कर लेते हैं बढ़िया से, सब तक पहुंच जाएगा। हाँ जी सर, सबको मिल जाएगा, सिद्धार्थ जी को भेज दीजिएगा। ठीक ठीक।